साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान सॉल्यूशन। हम डॉक्टर अशोक विजय और आज एसएससी जीडी 2025 के लिए जियोग्राफी के महामैराथन की क्लास होगी। ये एक ही क्लास होगी जिसमें पूरी जियोग्राफी की बात होगी। ये इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों इसमें समाहित किए गए हैं। कंटेंट की बात करेंगे तो सारा कंटेंट जो कि जियोग्राफी में पूछा जाता है एसएससी द्वारा सब शामिल होगा, जिसमें सौरमंडल भी होगा, ग्रीनविच मीन टाइम, नदियाँ, झीलें और प्रपात से बहुत प्रश्न आते हैं, वो सब इसमें शामिल किए गए हैं। पर्वत, पठार, दर्रे, बहुउद्देशीय परियोजनाएँ, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जो महासागर हैं, महासागर महाद्वीप हैं, मिट्टी व जलवायु हैं, खनिज संसाधन, कृषि उद्योग, भूकंप है, ज्वालामुखी, सीमा रेखाएँ हैं जो दो देशों के बीच में, जनजातियाँ, घास के मैदान, मरुस्थल, सारे वो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पूछे जाते हैं वो सब कवर किए गए हैं। और महामैराथन क्लास है। अक्सर महामैराथन क्लासेस जो है 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे की होती हैं। ये मैराथन क्लास गागर में सागर लिखा गया है, आप देख रहे होंगे, तो ऐसे ही है और लगभग 1.5 घंटे में कवर होगी। बहुत ध्यान से और धैर्य से देखिए। प्रारंभ करते हैं। आइए, सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होगा? ऑन व्हाट डेट विल द लॉन्गेस्ट डे अकर? तो लॉन्गेस्ट डे कब अकर होगा? तो ये क्या 21 जून को होगा या 22 जुलाई को या 22 दिसंबर को या 25 दिसंबर को? तो देखिए, सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 21 जून को होगा। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है सबसे बड़ा दिन, और 22 दिसंबर को सबसे छोटा। दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा हो जाएगा, 21 जून को सबसे छोटा, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा, उल्टा हो जाएगा। और व्याख्याएं यदि देखेंगे तो जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती हैं इन क्लासेस की, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को, सबसे छोटा दिन 21 जून को। इसी का उल्टा हो जाता है क्योंकि सूर्य उधर हो जाते हैं। इक्विनॉक्स क्या है? दिन और रात जब बराबर होते हैं। तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर को याद रखिएगा। पूरी पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होते हैं। सूर्य सीधे चमकता है। सबसे छोटी छाया जो है 21 जून को होती है दोपहर में। और हार्स लैटिट्यूड की बात करेंगे, हार्स अक्षांश की, तो ये 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच होता है। और दोनों गोलार्ध में उच्च वायुदाब उस समय बनता है इस कारण। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से क्लास का जो पैटर्न है, आप जानते हैं कि एक प्रश्न के एवज में आपको ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, और ये क्रम लगातार जारी रहेगा। समाधान द सॉल्यूशन को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और आपके पूरे काम की ये चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा कहलाता है? विच लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? तो देखिए, ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है। याद रखिएगा, ये 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी भी लिखा रहता है, लेकिन ये गलत है। 82 डिग्री 3 मिनट पूर्वी, ये तो ये जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ये वाला चीज़ है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये भारत का मेरिडियन टाइम है। मानक समय एक मानक देशांतर होता है, वहाँ का स्थानीय मानक जो है, एक देशांतर का स्थानीय समय होता है, उसे मानक समय कहते हैं एक देश का। भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। मिर्ज़ापुर के पास विंध्याचल से ये लाइन गुजरती है। यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। इसका मतलब है कि यदि दोपहर के 12 बजे ग्रीनविच पर हैं तो भारत में 5.5 घंटा यानी 5:30 बजे शाम के होंगे। भारत का ग्रीनविच उज्जैन से निर्धारित है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश में होता है, क्योंकि वेरी नॉर्थ ईस्ट में ये है। मानक रेखा देश के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल भी बन जाता है इस तरह। या मेत्तर पर यदि हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा कि 15 डिग्री में जो है 60 मिनट हो जाएगा, यानी 1 घंटे की वृद्धि हो जाएगी। और पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो उतनी ही कमी हो जाएगी। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है,
प्रधान याम्योत्तर कहाँ से गुजरती है? वेयर डज द प्राइम मेरिडियन पास? तो ये फ्रांस से होकर गुजरती है, क्योंकि पुर्तगाल, रसिया, नाइजीरिया ये अलग अलग जो है दूर हैं इसे, ये है। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से फ्रांस जो है पास में है इसके। 9 देशों से ये प्राइम मेरिडियन गुजरती है, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, घाना, माली, टोगो, अंटार्कटिका, अल्जीरिया और बुर्किना फासो है। याद देखिए, ये 9 देशों को रटना नहीं है, आप ये पढ़े रहिए। इससे अतिरिक्त, क्योंकि प्रश्न आएगा कहाँ से नहीं गुजरती, यही प्रश्न आता है, तो इससे अतिरिक्त कोई भी रहेगा तो आप तुरंत मार देंगे उसमें। ग्रीनविच याम्योत्तर प्रधान मध्याह्न रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में काटते हैं। आप यदि यहाँ भी देखेंगे ध्यान से, ये देखिए, ये है, ये दोनों इसी यहाँ अटलांटिक महासागर यानी नीले उसमें काट रहे हैं, नीले नीले स्थान पर। प्रधान याम्योत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा, ये एक ही चीज़ें हैं, और ये 0 डिग्री देशांतर इससे निर्धारित 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है किसको? प्रधान याम्योत्तर, प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये 180 डिग्री देशांतर इसको कहा जाता है। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा कहाँ? विषुवत रेखा पर, क्योंकि जी जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है। और आप जानते हैं W बराबर mg होता है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। जब g बराबर 0 हो गया तो W बराबर भी क्या हो जाएगा? 0, यानी भार भी 0। जी न्यूनतम, 0 नहीं, न्यूनतम होगा तो यहाँ W भी न्यूनतम हो जाएगा। नेक्स्ट, चौथा नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? विच इज द लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया? देखिए, गोदावरी है, याद रखिए, सबसे लंबी जो है गोदावरी है। ये सबसे बड़ी भी दक्षिण की नदी है। इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र से होता है। त्र्यंबकेश्वर, यहाँ त्र्यंबकेश्वर नासिक में ज्योतिर्लिंग भी है, प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अन्य नाम गोदावरी की बात करें तो वृद्ध गंगा, दक्षिण की गंगा, बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा भी इसको कहते हैं। बृहद गंगा, बड़ी गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि आयु, आकार और लंबाई में बहुत बड़ी है। गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, यदि ये भारत की बात करें तो, पूरे देश की बात करें तो, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो ये इन पूरे महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना क्षेत्रों से बहती है। और नासिक जो है की बात करें तो ये गोदावरी नदी के किनारे है, और यह एक कुंभ नगरी भी है। और आप जानते हैं कि 4 जगह कुंभ लगता है, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन और प्रयागराज। और इस समय प्रयागराज में महाकुंभ चल भी रहा है, और आप देख रहे हैं करोड़ों लोग स्नान करने आ रहे हैं। 5वां प्रश्न है, गंगा की किस सहायक नदी का प्रवाह उत्तर की ओर है? देखिए, अक्सर गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो पूर्व वाहिनी हैं, लेकिन उत्तर वाहिनी सोन है। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि ये MP यानी दक्षिण से होते हुए आते हुए ये जाके उत्तर वहाँ पटना में, बिहार में मिल जाती है, तो उत्तर वाहिनी है सोन। अन्य नाम इसका स्वर्ण नदी है, क्योंकि बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। उद्गम इसका अमरकंटक पठार से होता है, मैकाल पर्वत से। पहले MP से यानी अमरकंटक से निकलती है, यूपी में सोनभद्र जिले से होते हुए अंत में पटना, सोनभद्र के बाद बिहार में मिलती है और पटना में गंगा में मिल जाती है। हिमालय से निकली सभी नदियां यथा गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र आदि पूर्ववर्ती अपवाह के उदाहरण हैं। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो है गोमती। ये पीलीभीत यूपी से एक झील से निकलती है, न कि किसी बड़ी नदी से या पहाड़ से नहीं निकलती। ज्वार बनाने वाली नदी जो है हुगली है, कोलकाता को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। देखिए, ये ज्वार बनाने वाली नदी इसलिए हुगली है क्योंकि समुद्र से सटी हुई है, और ज्वार जब समुद्र में आता है तो इसका भी लेवल बराबर है, तो वहाँ ज्वार आया तो यहाँ भी ज्वार जो है यानी जल उसका बढ़ जाता है, इसीलिए इसको ज्वार बनाने वाली नदी कहते हैं। अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात नदी कोसी है, और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये बार बार रास्ता बदल के बहुत नुकसान करती है, परेशान करती है। 6वां नंबर प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? देखिए, चित्र में यदि आप देखिए, ये है नर्मदा, ये लिखा है, ये है ताप्ती लिखा है, इसके बीच ये कौन सी सतपुड़ा श्रेणी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सतपुड़ा श्रेणी है इन दोनों नदियों के बीच में। नर्मदा का उद्गम आप जानते हैं अमरकंटक पठार से होता है, MP में है। मैकाल श्रेणी से 3 नदियाँ निकलती हैं, उत्तर की ओर सोन, दक्षिण पूर्व की ओर जो है महानदी जाती है, जो उड़ीसा तरफ जाती है, और पश्चिम की ओर नर्मदा निकलती है, जो कि
पश्चिम में गुजरात में जाती है। तो नर्मदा जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात से होते हुए विंध्य तथा सतपुड़ा के मध्य होकर खंबात की खाड़ी में अरब सागर में मिल जाती है। ताप्ती या तापी एक ही बात है। उनकी बात करें तो एमपी के बेलूर जिले की मुल्ताई पहाड़ी से निकलेगी, जो कि सतपुड़ा श्रेणी में है। सतपुड़ा एवं अजंता पर्वत श्रेणियों के मध्य होकर यह पूर्व से पश्चिम प्रवाह होता है। इसका सूरत के आगे खंबात की खाड़ी में अरब सागर में मिलती है। ताप्ती और नर्मदा ये भ्रंश घाटी बनाती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको याद रखिएगा। ताप्ती और ये भ्रंश घाटी बनाने वाली नदियों का नाम पूछता है, ताप्ती और नर्मदा याद रखिए। और इसी से ये जो है एस्चुरी बनाती, ये भी याद रखिए, एस्चुरी भी बनाती हैं। और ये कि यहाँ जो लिखा है सामान्य ढाल के विपरीत पश्चिम की ओर बहती हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो भ्रंश घाटी बनाने वाली नदियाँ ताप्ती नर्मदा, सामान्य ढाल के विपरीत बहने वाली पश्चिम की ओर बहने वाली ताप्ती नर्मदा, और एस्चुरी बनाने वाली ताप्ती और नर्मदा। ये यदि हम इस एरिया की बात करें, इस पठारी क्षेत्र की बात करें तो ठीक है। नेक्स्ट है, आपकी काम की चीज़ें हो रही हो तो लाइक कर लीजिएगा। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? वेयर इज ओरिजिन ऑफ कावेरी रिवर? देखिए कावेरी नदी इधर है और ये ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिर पहाड़ियों से कावेरी निकलती है। अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। चित्र में आपने देखा भी। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम द्वीप इसी द्वारा कावेरी नदी द्वारा निर्मित है। कावेरी की सहायक नदियों की बात करें तो अमरावती, हेमावती, अर्कावती, सुवर्णवती, भवानी, काबिनी, लोकपावनी, ये कभी कभी कावेरी और गंगा और गोदावरी इनकी सहायक नदियों की सिंधु की पूंछ देता है। तो आप इनको याद रखिए, रटिएगा मत, केवल एक दो बार देखे रहेंगे तो आप सही टिक कर पाएंगे। बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी है, क्योंकि लगातार बाढ़ है। जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को ही कहते हैं, क्योंकि एक निश्चित एरिया में जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जल प्रदूषण होता है किसके लिए, किससे कभी पूछे तो आप बताइएगा, जलकुंभी की वजह से होता है। और दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है, ये याद रखिए। 8वां प्रश्न है, नदियों का देश किसे कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ रिवर्स? तो कंट्री ऑफ रिवर्स कौन सा है? बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कंट्री ऑफ जो है कैनाल से या नहरों का देश पाकिस्तान है। इंग्लैंड जो है बनियों का देश है, नेपोलियन ने कहा था, क्योंकि ये बनिए जो है बनियों की तरह जाते हैं व्यापार करने, हालांकि बाद में वहीं कब्जा कर लेते हैं। और फिनलैंड जो है 1000 झीलों का देश है, और ये झीलें सब किससे बनी हैं? बर्फ़ से बनी है। 9वां प्रश्न है, बिहार का शोक कही जाती है। अभी प्रश्न आया था, सौरव ऑफ बिहार, ये भयंकर तबाही मचाती है, कोसी नदी है। ऑप्शन नंबर ए। कुछ और शोक जो से संबंधित प्रश्न आते हैं, जैसे बंगाल का शोक दामोदर नदी है, बंगाल का आतंक जलकुंभी। देखिए बंगाल का शोक दामोदर नदी है, लेकिन बंगाल का आतंक जलकुंभी है। बंगाल का आतंक दामोदर नदी मत लगाइएगा। असम का शोक ब्रह्मपुत्र है। चीन का शोक हुआंगहो नदी या पीली नदी। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी, और ब्राह्मणी नदी को दक्षिण की कोयल कहा जाता है। नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न है, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जबलपुर शहर जो है नर्मदा नदी के, ऑप्शन नंबर सी सही है, ये नर्मदा नदी है। और कुछ जो है नदियों के किनारे बसे शहरों पर अक्सर प्रश्न आता है, तो आप याद रखें। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है। लखनऊ और जौनपुर ये गोमती के किनारे है, और ये वही गोमती है जो है किसी पहाड़ से या बड़ी नदी से न निकल के मैदानी क्षेत्र से निकलती है, झील से। गोरखपुर राप्ती नदी, विजयवाड़ा कृष्णा, कटक महानदी, उज्जैन शिप्रा, जमशेदपुर स्वर्णरेखा, मथुरा और आगरा ये दोनों यमुना नदी के किनारे। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, बरेली रामगंगा और कोलकाता हुगली नदी के किनारे हैं। इन सबको एक दो बार पढ़ के याद करें। लंदन शहर किस नदी के किनारे है? तो देखिए लंदन शहर ये टेम्स नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी सही है। न्यूयॉर्क, देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट जो विदेशी शहर हैं उनकी बात प्रश्न आता है, इनमें से बात होगी। न्यूयॉर्क हडसन नदी, रोम टाइबर नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे है। बेलग्रेड डेन्यूब नदी, लाहौर रावी नदी, ये रावी है। और बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे है। 12वां प्रश्न, अमेरिका का शहर शिकागो किस झील के किनारे है? तो देखिए ये मिशिगन झील के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो मिशिगन झील के किनारे अमेरिका स्थित है। 5 में से 5 जो अमेरिका और कनाडा के रेखा पर, सीमा रेखा पर जो है झीलें हैं, उनमें से 5 हैं, और 5 में से केवल यूएसए में यही झील है, मिशिगन। सुपीरियर झील है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। सुपीरियर, न्यूरोन, एरी,
और ओंटेरियो, ये 4 बाकी बची हैं जो मिशिगन के अलावा, ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। विनिपेग झील की बात करें तो ये कनाडा में है और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी यहीं है। अथावास्का झील कनाडा में ही है और यूरेनियम के भंडार के लिए फेमस है। सुपीरियर और ह्यूरोन झीलों के बीच एक नहर है जिसको सू नहर कहते हैं, याद रखिए, प्रश्न सब आए हुए हैं। 13 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बांग्लादेश, तो ये है मेघना, ऑप्शन नंबर ए। कुछ और सबसे लंबी नदियों की बात होगी अन्य देशों की, जैसे नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्नाली, भूटान की मानस, म्यांमार इरावदी, श्रीलंका महावेली गंगा, पाकिस्तान सिंधु, चीन यांगसी और अफगानिस्तान हेलमंड। नेक्स्ट 14वां नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नियरेस्ट टू इक्वेटर। देखिए इक्वेटर बहुत नीचे है, तो इसका मतलब है भारत का वो स्थान जो सबसे नीचे होगा वो विषुवत रेखा से नज़दीक होगा। और आप जानते हैं भारत का सबसे नीचे कौन सा स्थान है, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, पिग्मेलियन पॉइंट और पंबन। तो इसमें देखिए ये पिग्मेलियन पॉइंट जो है, याद रख लीजिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु है और यही विषुवत रेखा के सबसे निकट है। इसे इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं और यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। यह देखिए अभी इसमें इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ग्रेट निकोबार, एक लाइन में 3 प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं भाई। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो स्वाभाविक रूप से विषुवत रेखा से सबसे निकट होगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, ये तो मान लीजिए समुद्री और मुख्य भूमि मिला के सबसे नज़दीक है, सबसे दक्षिणी है, क्योंकि मुख्य भूमि के बाद समुद्र बहुत दूर तक है। लेकिन यदि मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी या केप कैमोरिन जो है, केप कैमोरिन अंतरीप, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यदि भूमि क्षेत्र की बात करेंगे तो उत्तरी सबसे बिंदु इंदिरा कॉल है। आप देखिए इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी और इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी, जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किविथु है और अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर मोती या गौरव माता, ये गौहर मोती कभी लिखा रहता है, गुजरात में। 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न है, समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, ये आइसो बार थर्म आइसो बार है, ऑप्शन नंबर ए सही है। समदाब रेखाएं हैं। आइसोथर्म, थर्म यानी तापमान से संबंधित है तो समताप रेखा हो जाएगा, समान तापमान। आइसोहेल समधूप रेखा है, समान धूप की अवधि। और आइसोहीट्स जो है समवर्षा रेखा, समान वर्षा की रेखाएं, ये समान वर्षा वाले क्षेत्रों को दिखाने वाली रेखाएं हैं। 16 नंबर प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल में किसे पृथक करता है। जैसे ही 10 डिग्री की बात आए तुरंत आप अंडमान निकोबार लगाएंगे, ये 10 डिग्री अंडमान निकोबार को ही पृथक करता है। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करेगा। 8 डिग्री की बात करें तो मिनिकॉय और मालदीव को, और मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। 17वां नंबर प्रश्न है, कौन सी जलसंधि फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करती है। ये जो है फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करने वाली डोवर जलसंधि है, ऑप्शन नंबर बी है। ये फ्रांस है, ये ब्रिटेन है, इन दोनों को अलग करने वाली ये जलसंधि है। उत्तरी चैनल जो है आयरलैंड और स्कॉटलैंड को अलग करेगा, जिब्राल्टर यूरोप और अमेरिका को, और सेंट जॉर्ज जो है आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को अलग करता है। 18वां प्रश्न है, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सी है। ये तो आप बता लेंगे, मैकमोहन रेखा है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अन्य रेखाएं देखिए, ये सब प्रश्न आते हैं परीक्षा में। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा, अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं, और पाक जलडमरू मध्य जो है, यानी जिसको पाक की खाड़ी कहेंगे, पाक गल्फ कहेंगे, ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न, किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो नहीं गुजरती है तो बताना है। तो भाई देखिए थाईलैंड, युगांडा, इंडोनेशिया, गैबन। देखिए थाईलैंड इधर है तो स्वाभाविक है, और भूमध्य रेखा इधर से गुजरती है, ये थाईलैंड है, भूमध्य रेखा यहाँ से गुजर रही है, थाईलैंड नीचे आ जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। कुल 13 देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। इसमें इनको रटना नहीं है, केवल आप एक बार 2 बार पढ़ लीजिए, बस आ जाएगा आपको। तो कोलंबिया है, साओ टोम और प्रिंसिप है, कांगो गणराज्य है, युगांडा है, सोमालिया है, इंडोनेशिया है,
इक्वाडोर, ब्राज़ील, गैबन, कांगो जो है लोकतांत्रिक गणराज्य है, केन्या है, मालदीव है और किरिबाती है। इन 13 के अलावा कोई भी भूमध्य रेखा से नहीं गुजरते हैं। नंबर 20 प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? जब लंबी सीमा लॉन्गेस्ट बाउंड्री की बात करें तो भारत के साथ तो तुरंत आप बांग्लादेश को लगाएंगे, क्योंकि आप देखिए बांग्लादेश भारत के बीच में है, चारों तरफ से भारत है, तो चारों तरफ बाउंड्री हो गई ना, इसलिए बहुत लंबी हो जाती है। 7 देशों के साथ भारत की सीमा जो है, 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ, फिर चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अंत में अफगानिस्तान के साथ बड़ी छोटी सी सीमा भारत की लगती है। तो सबसे बड़ी बांग्लादेश और सबसे छोटी अफगानिस्तान, ये दोनों जरूर याद रखें। भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, नागालैंड। आप देखिए ये है म्यांमार, इधर ये पीला नीचे ये वाला भाग, और इधर भारत सफ़ेद वाले। अब आप इधर देखेंगे तो ये मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश मिल रहे हैं, लेकिन आसाम ये बीच में, ये है आसाम, ये बीच में है, जिसकी सीमा नहीं मिलती, तो आसाम ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले 5 जो राज्य हैं बांग्लादेश के साथ, वो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम है। और इन दोनों के बीच की सीमा को जीरो लाइन कहा जाता है, भारत और बांग्लादेश के बीच। पाकिस्तान के साथ जो है 5 राज्य सीमा साझा करेंगे भारत के, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और सीमा जो है रेड क्लिफ रेखा होगी दोनों देशों के बीच। चीन के साथ भारत के 5 राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, और सीमा मैकमोहन होगी दोनों के बीच। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, फिर से 5 जो है राज्य सीमा साझा करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए इन सब से आप ये इसमें आप जो देखे हैं इस उत्तर में, इसमें कम से कम 15 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरने वाली रेखाएं देखिए, ये अभी कर्क रेखा है, ये वाली रेखा जा रही है। अब देखिए ये गुजरात से जा रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कहाँ से नहीं जा रही है, मिजोरम, मणिपुर, ये नहीं जा रही, ये देखिए आसाम, ये पीला वाला आसाम है, तो ऑप्शन नंबर ए, आसाम से कर्क रेखा नहीं जाती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है और देश के 8 राज्यों से होकर जाती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य। 23वां नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये इक्वेटर को 2 बार पार करती है। ये है इक्वेटर, इसको 2 बार ये नदी कांगो नदी पार कर रही है। कांगो एक यहाँ से काट रही है, एक नीचे जाते हुए, तो ऑप्शन नंबर बी है कांगो नदी। और कांगो नदी को आप याद रखिए जायरे नदी भी कहते हैं। माही नदी की बात करेंगे, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करेगी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करेगी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करेगी, और नील नदी कर्क और भूमध्य रेखा दोनों को 2 बार पार करेगी। अभी आप नील नदी को देखेंगे, इसमें दिख रही होगी, देखिए ये नाइल है, तो ये ऊपर से जाते ये इस तरह से जा रही है, तो कर्क रेखा भी पार करेगी और भूमध्य रेखा की को भी पार करेगी। बहुत बड़ी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। 24वां नंबर प्रश्न है, किस महाद्वीप से होकर कर्क, भूमध्य और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो देखिए ये जो है अफ्रीका महाद्वीप है, ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप कहाँ है, बीच में है। तो ये यहाँ से ये देखिए ये पीला वाला है ना, ये है अफ्रीका, तो यहाँ से कर्क रेखा, यहाँ भूमध्य रेखा और यहाँ मकर, तीनों यहाँ से होकर गुजर रही हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो ये नाथुला जो है ये लद्दाख में है कि सिक्किम में है? सिक्किम में है, ऑप्शन नंबर डी सही है, सिक्किम का दर्रा है नाथुला। सिक्किम के अन्य दर्रे माना, जेलेपला, डोकिया दर्रा है। उत्तराखंड का माना, लिपलेख, दारमा, मुलिंगला है। लद्दाख और खारदुंगला, ये लद्दाख में खारदुंगला है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दर्रा, डिफूला, बुमला, बोमडिला है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, बड़ा लाचा, शिवकिला है। लद्दाख में जोजिला, जम्मू कश्मीर में बनिहाल और केरल में पालघाट। तो इसमें आप देखिए जोजिला, बनिहाल, शिवकिला, रोहतांग, दिहांग और लिपुलेख, माना,
ये इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर एक दो बार देखे रहिएगा, गलत न हो। 26 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला, तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन का वाला कौन सा राज्य है? देखिए, ये गुजरात जो है ये ऐसे घूम रहा है, कई बार घूम के पूरी तटरेखा लंबी कर लिया है, तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात सही है। दूसरा स्थान जो है आंध्र प्रदेश और तीसरा तमिलनाडु का है। भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे हैं और तटरेखा से लगे हुए हैं। कोरोमंडल तट जो है वो कुमारी अंतरीप के कमोरिन से पुलिकट झील व कृष्णा नदी डेल्टा तक फैला हुआ है। मालाबार तट, या जिसको केरल तट भी कहते हैं, ये उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। इनकी ये एक दो बार प्रश्न आए हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं ये। यहाँ रबर काफ़ी और गर्म मसाले, नारियल आदि के बागान मिलते हैं। प्रमुख नदी पेरियार है। कोरी निवेशिका या कोरी खाड़ी या कोरी क्रीक, ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एक ज्वारी सकरी खाड़ी है। ज्वारी खाड़ी याद रखिएगा। तो कोरी निवेशिका, ये प्रश्न आया है, तो कई बार आया है, तो ज्वारी सकरी खाड़ी ये कोरी निवेशिका या कोरी क्रीक है। 27 नंबर प्रश्न है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर है ये। मेडागास्कर जो है और ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप के साथ साथ अफ्रीका का भी सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब इतने महाद्वीपों से और सबसे बड़े द्वीपों से ये द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा। तो हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप श्रीलंका है। विश्व का भी और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। एशिया का बोर्नियो, भारत का सालसेट है जनसंख्या की दृष्टि से, और मध्य अंडमान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसी पर सालसेट पर जो है मुंबई शहर है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट ब्रिटेन। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार। तो द्वीप और द्वीप समूहों से ये एक साथ इतने बड़े प्रश्न आपको देखने को मिल गए हैं। नेक्स्ट, बैरन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बैरन ज्वालामुखी अंडमान द्वीप में स्थित है, निकोबार में नहीं लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा। बैरन जो है वो अंडमान में है। भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, केवल एक एक्टिव वोल्केनो है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं और 11 पर मानव आवास है, शेष पर नहीं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और ये मात्र 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थित है। और स्थिति जो है केरल के पश्चिम में है, अरब सागर में है, और प्रवाल निक्षेप के निर्माण से ये बना हुआ है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट है, मुंबई इसी पर है। और सबसे कम जनसंख्या वाला लक्षद्वीप है, क्योंकि बहुत छोटा सा है, ये 32 वर्ग किलोमीटर का है केवल। भारतीय तटरेखा से सुदूरवर्ती सबसे दूर द्वीप जो है तटरेखा से मिनिकॉय द्वीप है, ये लक्षद्वीप का दक्षिणतम द्वीप भी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के पास है, और इसरो का मुख्यालय यहीं पर है। इसरो का प्रक्षेपण केंद्र, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, सैटेलाइट जो है लॉन्च यहीं से होता है। 29 नंबर प्रश्न है, साइलेंट वैली कहाँ है? वेयर इज साइलेंट वैली सिचुएटेड? तो साइलेंट, एकदम साइलेंट होना तो आप केरल में चले जाइए, डी सही है। देखिए, कुछ वैलीज पर जो प्रश्न आते हैं, जैसे फूलों की घाटी उत्तराखंड, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड कैलिफोर्निया, पिन वैली हिमाचल प्रदेश, मृत घाटी, ग्रैंड घाटी, रैबिट घाटी, जुआन घाटी, ये सब यूएसए के ही कहते हैं। हैप्पी घाटी, बटरफ्लाई घाटी हांगकांग को, शिकारी घाटी ऑस्ट्रेलिया को, और सक्रे घाटी पेरू को। ये इंपॉर्टेंट घाटी पर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न है, 38 क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकल कहाँ है? तो क से कुंचिकल और क से कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब और जलप्रपात देख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षा में आ सकते हैं। कुंचिकल कर्नाटक, वाराही नदी पर स्थित है यह, और ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में है। घोड़े की नाल के समान मुख के कारण इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं, इसलिए ये जरूर याद रखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहते हैं, उपनाम है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी, जोग, कृष्णा, धुआंधार नर्मदा, चचाई बिहड़ नदी पर है मध्य प्रदेश में। डुडुमा मच्छकुंड नदी पर है। हुंडरू सुवर्ण रेखा नदी पर झारखंड में, और बूढ़ा घाघ बूढ़ी नदी झारखंड में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 31 नंबर प्रश्न है, दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन सी है? तो ये दो देखिए, यहाँ ये पुलिकट झील है,
पुलिकट झील ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये यहाँ तमिलनाडु और इधर आंध्र प्रदेश दोनों से मिली हुई है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से मिली हुई झील है पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की साझेदारी है। श्रीहरिकोटा द्वीप यहीं पर है। सतीश धवन स्पेस सेंटर यहीं पर है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का उड़ीसा में है। सबसे बड़ी अंतस्थ खारे पानी की झील सांभर राजस्थान में। अंतस्थ और केवल सबसे बड़ी दोनों में अंतर रखिएगा। सबसे बड़ी चिल्का, अंतस्थ सबसे बड़ी खारे पानी की सांभर राजस्थान। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील कश्मीर में है। रहस्यमयी झील रूपकुंड झील है और ये मानव कंकाल झील भी कही जाती है, चमोली उत्तराखंड में है। बहुत सारी जो है ऐसा माना जाता है कि जो है मानव बह के प्रवाह के कारण वहाँ आ गए हैं, इसलिए इसको रहस्यमयी झील कहते हैं या मानव कंकाल की झील कहते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो लोकटक झील है वो मणिपुर में है, सही है। नक्की राजस्थान में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में। लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, सो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये महाराष्ट्र में है, मैच में है। और झीलों की बात करें जो कि प्रश्न आते हुए, डल झील कश्मीर में। अष्टमुदी और वेम्बनाड ये केरल में है। सूरजकुंड बड़खल और ब्लू बर्ड ये हरियाणा में है। झीलों के नाम है, याद रखिए। साला झील अरुणाचल प्रदेश। उपवन झील महाराष्ट्र। पंचभद्रा राजस्थान। शेखा झील अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है और यहाँ जो है शेखा पक्षी बिहार भी है। फुल्लर झील पीलीभीत में उत्तर प्रदेश में है। गोमती नदी का उद्गम यहीं से हुआ है। अभी प्रश्न आया था कि कौन सी नदी जो है वो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, तो वो यही है गोमती, और इसी झील से निकलती है। 33 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करेंगे तो ये अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और यहाँ कुल अंडमान निकोबार में 97 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। लेकिन सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की बात करेंगे तो अंडमान और निकोबार और मध्य प्रदेश दोनों में बराबर है 9 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अंडमान निकोबार, और नेशनल पार्क अंडमान निकोबार और एमपी दोनों में एक साथ। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नैनीताल उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था और स्थापना 1935 में हुई। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, याद रखिएगा। ये है 34 नंबर प्रश्न। निम्न में से जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी जैव है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहाँ स्थित है। तो ये जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, ये पूर्वी हिमालय। देखिए, हिमालयन और समुद्र तटीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, तो पूर्वी हिमालय में भी, पश्चिमी घाट में भी, इंडो बर्मा क्षेत्रों में भी, यानी सब जगह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सब जगह। जैव विविधता जो हॉटस्पॉट के प्रमुख क्षेत्र हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडा क्षेत्र, ये चारों क्षेत्र इंपॉर्टेंट है इस दृष्टि से, बायोडाइवर्सिटी के दृष्टि से। भारत का प्रथम आर्द्र भूमि रिजर्व क्षेत्र कौन सा है। वेटलैंड एरिया जो पहला है वो कौन सा है। देखिए, सबसे पहले घोषित 2 हुए थे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील, इसलिए ए एंड बी इज बोथ राइट। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, ए एंड बी। तो ये वो क्षेत्र हैं आर्द्रभूमि क्षेत्र यानी वेटलैंड एरिया, जहाँ वेटलैंड यानी गीली भूमि जहाँ होती है, वर्ष भर के अधिकांश महीने जल से ढके होते हैं। भारत का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान था, चिल्का झील उड़ीसा है। 1 अक्टूबर 1981 को ये दोनों घोषित हुए थे। और आर्द्रभूमि में जैव विविधता की प्रचुरता बहुत अधिक होती है क्योंकि यहाँ वर्ष भर जल की मात्रा पर्याप्त रहती है। भारत की जलवायु को मुख्य रूप से कितने मौसमों में बांटा गया है। तो ये कुल 4 मौसमों में बांटा गया है भारत की जलवायु को। कौन कौन। शीत, विंटर, ग्रीष्म, समर, रेन और ऑटम यानी शरद। प्रथम 2 यानी ये शीत और ग्रीष्म जो है यहाँ उत्तर मानसूनी वर्षा होती है, और वर्षा और शरद अंतिम 2 में दक्षिण मानसून से वर्षा होती है। और भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कहलाती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिल्कुल इनको याद रखिए, मन में बैठा लीजिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स देखिए जो हमने रखे हैं ये सब प्रश्न हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप प्रश्नों की संख्या यदि 100 हो तो उसको आप 1000-1500 प्रश्नों तक पढ़ लिए, आप ये मानिएगा। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन तो है, ओजोन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। जो है ग्रीन हाउस प्रभाव
क्या है, अपने वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह का गर्म हो जाना है। ग्रीन हाउस गैसें हैं जो है कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, जलवाष्प, ये सारी जो है ग्रीन हाउस गैसों में आती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं अन्य ओजोन सहकारी रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध जो है लग गया था, जिससे प्रदूषण न बढ़े और पृथ्वी का तापमान न बढ़े, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत 1987 में ये प्रतिबंध लगाए गए थे। 38 नंबर प्रश्न है, 38th क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम भारत में जो है नेशनल फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम 1954 में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1954 में शुरू किया गया। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 में आया, ये भी प्रश्न आया है, इसको याद रखिएगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में। 39वां नंबर प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरण खेती करने की प्रथा था, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, क्योंकि वहाँ जो है पहाड़ जो है बिल्कुल पहाड़ ही हैं और कुछ है ही नहीं, तो अब पहाड़ों पर ही यह होती है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करें तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। जैसे वेवर और दहिया एमपी में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम हैं। वींगा जो है ये उड़ीसा में, और आंध्र प्रदेश में पोंडू, कुमारी केरल में, हिमालय में खडिल और झारखंड में कुरुआ, ये इस नाम से ये स्थानांतरित कृषि जानी जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा, इसमें दूसरा पूछा है और आप जानते पहला है राजस्थान लगा लिए, दूसरा मध्य प्रदेश है, ये ध्यान दीजिएगा। ये उत्साह में कि बड़ा सरल प्रश्न आ गया, गलत कर दीजिए। तो दूसरा है मध्य प्रदेश और पहला राजस्थान, आप जानते हैं। राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कम से कम ये ज़रूर याद रखें क्रम 4-5 का। कोटोपैक्सी कहाँ का एक जागृत ज्वालामुखी है। तो कोटोपैक्सी से बहुत प्रश्न आया है, और ये इक्वेडोर का जागृत ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। इक्वेडोर के अन्य ज्वालामुखियों में चिम्बेरेजो ये खूब पूछा जाता है। इंडोनेशिया की ज्वालामुखी में सिमनाबुंग, आबू और क्राकातोवा, ये तीनों खूब पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखिए। 42nd क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो हिमालय जो है, देखिए ये वलित है, ये इस तरह से वलय से प्राप्त है, फोल्डेड माउंटेन्स हैं ये। और ये पर्वत जिनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से भूपरपटी पर वलय बनने से हुआ, वो वलित पर्वत हैं। टर्शियरी युग में बने पर्वत हैं हिमालय और आल्पस। बृहद हिमालय के नाम जो है हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय है, अन्य नाम। संसार की सबसे ऊंची चोटी यहीं पाई जाती है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जो है। और ये भारत की सबसे बड़ी है। और धौलागिरी, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे बड़ी पर्वत चोटियाँ हैं। एवरेस्ट जो है वो नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमो लुग्मा कहा जाता है एवरेस्ट को, और ये से चोमो लुग्मा का मतलब है पर्वतों की रानी। तो सागरमाथा नेपाल में एवरेस्ट को कहते हैं, और तिब्बत में चोमो लुग्मा कहते हैं। ये प्रश्न आया है, याद रखें। नेक्स्ट है, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। तो अरावली जो है राजस्थान में है, आप जानते हैं, बी ऑप्शन सही है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। ये प्रश्न आता है, बहुत बार आया है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, तो अरावली है। विस्तार इसका गुजरात से राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक है। सर्वोच्च छोटी नहीं, सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर है इसका, 1722 मीटर अरावली रेंज में। और सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, तो अरावली सबसे पुरानी और शिवालिक सबसे नई है। धौलाधार था, पीर पंजाल, ये लघु हिमालय की श्रेणियां हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे जो फैला समतल मैदान है, इसे भाबर कहा जाता है। और ये भाबर मैदान जो है 8 से 10 किलोमीटर जो है किलोमीटर चौड़ाई का है। यानी आप इसको ये समझिए कि जैसे ये माउंटेन रेंज है, तो इससे ये जो इसके तरह ये वाला क्षेत्र है 8 से 10 किलोमीटर का, इसे भाबर रेंज कहते हैं। ये प्रश्न खूब आया है, इसको 1-2 बार पढ़े रहिएगा, गलत ना हो। ये है 44वां नंबर प्रश्न। हाँ,
44 नंबर प्रश्न है, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? वेयर आर द कार्डामम हिल्स लोकेटेड? तो देखिए, ये इलायची की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। यह भारत की सबसे दक्षिणी में स्थित पहाड़ी है। इलायची कार्डामम की पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम एवं केरल के दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित हैं, दोनों की सीमा पर। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व के क्रम में, ये क्रम कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा पहाड़ियों का कि पश्चिम से पूर्व कौन गई है, तो सतपुड़ा है, फिर महादेव, महाकाल, छोटा नागपुर, ये इस तरह से है। उत्तर से दक्षिण में देखा जाए तो केटू है, गाडुइन आश्रम कश्मीर में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, डोडा बेटा तमिलनाडु में है और नायमुडी केरल में है। इनको, ये उत्तर से दक्षिण वाली है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर, ये है, इनको दोनों को याद रखें। 45 नंबर प्रश्न है, 45th क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अब याद रखिएगा प्रश्न, देखिए, भारतीय प्रायद्वीप की पूछ रहा है, इंडियन पेनिसुला की सबसे ऊंची चोटी, तो ये अनाईमुडी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, ये ऊंचाई 2695 मीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी जो है सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है, ये 2637 मीटर। तो प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है और यह नीलगिरी पर स्थित है डोडा बेटा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, यही दोनों मिलते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट, और इसका विस्तार केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तक है। और सर्वोच्च चोटी जो है नीलगिरी पहाड़ियों की डोडा बेटा है। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है और इसे सह्याद्री भी कहा जाता है, तो सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच? कौन सुमेलित नहीं है? तो मध्य भारत जो में विंध्य है, बिल्कुल सही है, बीचों बीच है। तमिलनाडु में नीलगिरी अभी बात ही हुई, राजस्थान में अरावली अभी बात हो चुकी है। उत्तराखंड में राजमहल नहीं, उत्तराखंड में तो केटू है और ये सारे हैं, केटू, गाडुइन आस्टीन वगैरह है। और ये राजमहल जो है ये कहाँ है? झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। कुछ और देखिए पहाड़ियों का जो है, डोडा बेटा जो है इन नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। माउंट आबू यह अरावली पर्वतमाला से संबंधित है। अमरकंटक मैकाल श्रेणी पर है। गारो मेघालय, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, कोल्लीमलाई तमिलनाडु, नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश, डालमा झारखंड और मांडव पहाड़ियाँ गुजरात से संबंधित हैं। नेक्स्ट ये है शोध संस्थानों की बात किया जाएगा तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? ये कटक में है और कटक जो है उड़ीसा का एक शहर है। अब देखिए कुछ शोध संस्थानों की बात करेंगे और कहाँ स्थित है उनकी बात करेंगे, लोकेशंस की। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया केंद्र वाराणसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, नारियल काशरगोड, भारतीय चारागाह संस्थान और केंद्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान है झांसी। सब्जी हथकरघा तकनीकी अनुसंधान संस्थान, सब्जी और हथकरघा दोनों का है वाराणसी में। कृषि नई दिल्ली में। तंबाकू राजमुंदरी, केंद्रीय आलू संस्थान शिमला, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ और राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है ये गाजियाबाद में है। 1, 2, 3 बार इस जरूर पढ़ लीजिए, ये प्रश्न आते हैं। अब ये है 48वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ओशिनियोग्राफी जो है लोकेट कहाँ है? तो समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा पणजी में स्थित है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ये भावनगर गुजरात में है, क्योंकि गुजरात में नमक बनता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान नागपुर। पशु चिकित्सा ये दोनों बरेली में। भारतीय वन और पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून। कपड़ा संस्थान अहमदाबाद में और खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में स्थित है। इन संस्थानों को 2-3 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है? देखिए मैत्री जो है ये है अंटार्कटिका में। ये एक शोध संस्थान है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध संस्थान रहा। प्रथम शोध संस्थान अंटार्कटिका की बात करें तो दक्षिण गंगोत्री था, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा। द्वितीय मैत्री है और तृतीय अब जो है 2012 से भारतीय शोध संस्थान भी वहाँ। ये शोध संस्थान असल में अंटार्कटिका में केवल बर्फ़ है, बर्फ़ का पहाड़ है, तो वहाँ ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो बार बार इनको बनाना पड़ता है अलग अलग नामों से।
कुछ देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO कहाँ स्थित है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कुछ और जो है संस्थानों की बात करेंगे। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में है। मनीला में जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर FAO है। बोगोर इंडोनेशिया में है, ये अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोच्चि में है। सुनामी वार्निंग और केंद्रीय शुष्क भूमि, ये संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो है नागपुर में है। आयुर्वेद संस्थान जयपुर में है और प्राकृतिक चिकित्सा का पुणे में है। इनको याद रखें। पर 51 नंबर प्रश्न है, कृषि से संबंधित ISO सर्टिफिकेशन का क्या नाम है? तो कृषि से संबंधित ISO सर्टिफिकेशन को एक मार्क का है। AG से एग्रीकल्चर होता है, तो एक मार्क याद रखिए, कृषि से संबंधित है। C नंबर सही है। और कुछ देखें, पर्यावरण अनुकूलन के लिए जो है प्रमाणन है इको। औद्योगिक उत्पाद ISI, आप देखते हैं ISI मार्क की चीज़ें लेते हैं। खाद्य सुरक्षा 22,000, पर्यावरण प्रबंधन सिस्टम 14,001 और फल FPO, ये है जो है प्रमाणन संस्थानों के चिन्ह मानक हैं। 52 नंबर प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? तो वन्य जीव संरक्षण 72 में बना, 1972 में। इसको आप याद रखेंगे, वन्य और 72 ब से ही संबंधित है, तो याद रख लेंगे। जल प्रदूषण नियंत्रण 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 81 में, 1981 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, जैव विविधता अधिनियम बायोडाइवर्सिटी वाला 2002 में, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT आजकल बहुत फेमस संस्थान है, और ये NGT जो है 2010 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट 53rd क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिग कैट की 4 प्रजातियों के लिए, यानी 4 प्रजातियों के लिए एक साथ बिग कैट की जो प्रसिद्ध है, 4 स्पेसीज ऑफ बिग कैट के लिए, तो ये जो है नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ 4 प्रजातियाँ बिग कैट की एक साथ मिलती हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश में है। आइए कुछ और जो है बात करेंगे पार्क्स की और राष्ट्रीय उद्यानों की। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका अभी चर्चा हुई थी, पहले हेली नाम था और अब रामगंगा हो गया है, और उत्तराखंड में है। और भारत का पहला जो है नेशनल पार्क है, और पहला टाइगर रिजर्व भी यही है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये है उत्तराखंड में। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, मेलिम गोवा, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, बेतला झारखंड, हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मथिकेतन राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार, ये दोनों केरल में हैं। बुक्सा पश्चिम बंगाल, बांदीपुर कर्नाटक बहुत बार आता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में है। तो इनको बार बार, जैसे कि जिम कॉर्बेट का तीनों नाम, सबसे पहला जो था हैली, फिर जिम कॉर्बेट और अब रामगंगा, इनको याद रखिए। इधर आप जो है बांदीपुर को याद रखेंगे, दुधवा को याद रखेंगे, राजा जी को याद रखेंगे, चंदौली को, ये सबको याद रखेंगे, काजीरंगा को आप याद रखना है। इस तरह से इम्पॉर्टेंट जो है उनको जरूर याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। ये वर्ष घोषित किए जाते हैं इनको किसी जाति विशेष या किसी प्रजाति विशेष को प्रमोट करने के लिए। तो 2023 में बाजरा को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया गया। और कुछ वर्ष देखिए, कुटीर एवं मत्स्य पालन वर्ष 2022 को, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष 24 को, अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष 2004 को, डॉल्फिन वर्ष 2007 को, जैव विविधता वर्ष 2010 को, और दलहन वर्ष 2016 को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है विश्व आर्द्र दिवस का, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि 2 फरवरी को ही रामसर सम्मेलन जो था वो हुआ था। 2 फरवरी को रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था, और उसी से 2 फरवरी को ये
वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 9 फरवरी को इंटरनेट सुरक्षा दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये कुछ फरवरी में जो दिवस पड़ते हैं उनकी बात की गई है इसी के साथ। 56 नंबर प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहा जाता है? अलकनंदा और भागीरथी के संगम को, देखिए ये है जो नीली लाइन है, ये है अलकनंदा। ये अलकनंदा सब में कॉमन है, और भागीरथी इधर से आई है ये वाला, तो इसको देवप्रयाग कहा जाता है, ये लास्ट में। और यही इसी देवप्रयाग से देव नदी गंगा निकलती हैं। इसके पहले पंच प्रयाग हैं, आप जानते हैं। तो पहला प्रयाग है, यदि आप हिमालय तरफ से देखेंगे तो पहला प्रयाग है धौली गंगा, अलकनंदा से मिलती है विष्णु प्रयाग में। फिर अलकनंदा से ही यदि नंदाकिनी पीली वाली मिल जाएगी नदी तो नंद प्रयाग हो जाएगा। फिर इसी अलकनंदा से पिंडर गंगा मिलेगी तो कर्ण प्रयाग। फिर इसी अलकनंदा से यदि मंदाकिनी मिल जाएगी तो रुद्र प्रयाग, और अंत में देव प्रयाग भागीरथी मिलेगी, और इसी देव प्रयाग से देव नदी गंगा निकलती है। और ये वही पंच प्रयाग हैं जो अभी बात हुई। और इनमें से बद्रीनाथ धाम जो है अलकनंदा नदी पर है, और केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, ये याद रखें। 57 नंबर प्रश्न है, 57 नंबर प्रश्न है, पश्चिमोत्तर भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा। ये जो विंटर रेनफॉल है नॉर्थ वेस्ट में, ये पश्चिमी भारत में ये कहाँ से किस मानसून से होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब होता है तो उसी से वर्षा का योग बनता है। तो पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, और वहाँ से उत्तर में कैस्पियन सागर था, दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय वो आर्द्रता ग्रहण करते हैं, वहीं से जो है मानसून ग्रहण करते हैं, बल्कि नमी कहेंगे, नमी ग्रहण करते हैं, और पश्चिमी जेट प्रवाह इन्हें भारत की ओर ढकेल देते हैं, मोड़ देते हैं। और दिसंबर से फरवरी के बीच होने वाली यह वर्षा गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है उधर, क्योंकि शुरू में प्रभाव इसका ज़्यादा रहता है, बाद में कम होता जाता है। तमिलनाडु के तटों पर अक्टूबर नवंबर में होने वाली वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। तो ये मानसून के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम वाले दोनों मानसून और विक्षोभ से उत्पन्न होने वाले मानसून को याद रखिए। 58 नंबर प्रश्न है, भारत में मानसून की उत्पत्ति किन पवनों से होती है? तो भारतीय मानसून किससे उत्पत्ति होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम से ही होती है, और ये केरल तरफ से आता है, ये इधर से केरल तरफ से आएगा, और आगे पूरा मानसून पूरा देश को कवर कर लेगा। तो इसे ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है भारत में, और मानसून सर्वप्रथम केरल में आता है। आपने समाचारों में सुना होगा कि केरल में मानसून की पहली दस्तक हो गई। शीतकालीन प्रवाह जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होते हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और उच्च हिमालय भारत को जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। ग्रीष्मकाल में जो है वो हिमालय दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं को रोककर वर्षा कराता है। ग्रीष्मकाल में भाई दक्षिण पश्चिम मानसून से हिमालय उनको रोक देगा, वर्षा कराएगा। और शीतकाल में क्या करता है, ये साइबेरिया की ठंडी हवाओं को रोक देता है, जिससे अपेक्षाकृत हमारा देश गर्म रहता है। ना इस साइबेरिया की तरह यहाँ भी ठंडी 0 डिग्री और 0 से नीचे हो जाएगी। तो जैसे ये हिमालय है, तो हिमालय पूरा ऊंचा है, तो ये उधर से आने वाली शीत को रोक देगा, तो देश ठंडी में भी बहुत ठंडा नहीं होगा। और इधर की जो पवनें हैं जो साउथ वेस्ट से आती हैं उनको भी रोक देगा, तो वहाँ से मानसूनी वर्षा होगी। इसी कारण देश का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर अर्थात शीतोष्ण कटिबंध में है, फिर भी जलवायु उष्ण कटिबंधीय। ये कारण आता है, प्रश्न याद रखिएगा, इसी हिमालय के कारण कि ये है कहाँ, शीतोष्ण कटिबंध में, फिर भी जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडी नहीं होने पाती इसके वजह से। 59वां क्वेश्चन है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान भारत का कौन सा है? तो ये आपने पढ़ा होगा, लेह जो है एक विशिष्ट जगह है, विशिष्टता प्रदान करती है वो जगह, लोकेशन है जहाँ की वर्षा नहीं होती है। हिमालयी श्रेणियों की वृक्ष छाया क्षेत्र में पड़ता है, यानी यहाँ मानसून पहुँचने ही नहीं पाता। बीकानेर व जैसलमेर में भी काफ़ी कम वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है बात करें तो मासिनराम केरल में, मेघालय में है। भारत में वर्षा अधिक
फिर भी प्यासी धरती कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ही महीनों में वर्षा होता है, पानी बह जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है। भाई बहुत ज़्यादा वर्षा एक बार हो जाएगी तो कहाँ संभलेगा, बाढ़ आएगी, परेशान करेगा, और जो एक्स्ट्रा पानी होगी सिंचाई के लिए नहीं होगा बल्कि सीधे समुद्र में बह जाएगा। इसीलिए वर्षा अधिक है फिर भी प्यासी भूमि, प्यासी धरती भारत को कहा जाता है। वर्षा की मात्रा जो है वायुमंडल की नमी पर निर्भर होती है, और तड़ित झंझावात का संबंध कपासी वर्षा बादलों से होता है, अन्य बादलों से नहीं। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में वनाच्छादन का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में वन है। मिजोरम में 84.53% है, अरुणाचल में 79% के लगभग, मेघालय में 76, मणिपुर में 74 और नागालैंड में 73 के आसपास है। सर्वाधिक वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और रोही क्रम में देखा जाए, बड़े कम, ज़्यादा से कम। और राष्ट्रीय वन नीति के जो लक्ष्य की बात करेंगे तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% वनाच्छादन, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 में वनों का जरूरी है होना, यही राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य है। लेकिन अभी उपलब्धि क्या है? कुल 21.71% हुआ है, और वृक्षारोपण को भी मिला लें तो 24.62 हुआ है। पारिस्थितिक आतंकवादी वृक्ष है यूकेलिप्टस को कहा जाता है। ये लगभग एक पौधा जो है 80 गैलन पानी एक दिन में सोख लेता है, इसलिए ये जो है पारिस्थितिकी का दुश्मन है, वातावरण का दुश्मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? उष्णकटिबंधीय वन या आर्द्र पर्णपाती वन, ये तराई क्षेत्रों में होते हैं, बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन गंगा के मैदान में, ये भी ठीक है। अल्पाइन वन अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नहीं होते, या तो पर्णपाती होते हैं पतझड़ वाले, और सदाबहार वन जो है वो दक्षिण पश्चिम में होते हैं, यानी ये सह्याद्री वाली यानी पश्चिमी घाट के पास होंगे, इसलिए ये जो है ये गलत है, और जो गलत है वही सही है। कुछ ये उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है वो पश्चिमी घाट पर हैं, जो सदाबहार वन वहीं पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ लगातार वर्षा और नमी होती है। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, शंकुधारी वन हिमाचल प्रदेश क्षेत्र, कच्छ वनस्पति सुंदरबन से संबंधित है, पतझड़ वन राजस्थान में है, सागौन हिमालय की तराई में पाए जाते हैं, देवदार हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सुंदरी सुंदरबन में पाए जाते हैं, सुंदरी के वृक्ष, और सिनकोना जो है मध्य भारत में पाया जाता है। ये जो है प्रश्न आते हैं, लोकेशंस कहाँ कौन पाया जाता है, क्या कहा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, अभी तक लाइक न किए हो तो जरूर कर दीजिएगा, प्रश्न आपके सारे काम के ही चल रहे हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंप मेखला में पाया जाता है? हाई इंटेंसिटी सिस्मिक जो है बेल्ट में पाया जाता है। तो देखिए ये कर्नाटक का जो पठार है सबसे ज़्यादा उच्च जो है तीव्रता का क्षेत्र है। 4 भूकंपीय क्षेत्र हैं, इसमें कर्नाटक का पठार है, जोन 1 में न्यूनतम भूकंप प्रभाव क्षेत्र है। जोन 3-4 अति संवेदनशील है। सभी पूर्वोत्तर राज्य हैं, बिहार, उत्तराखंड, हिमालय, पंजाब के सीमावर्ती हैं। सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त, अब ये हो गए सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य, इसी में यदि आप पढ़ लें तो बिहार है। और सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा वाला राज्य जो है उड़ीसा है, यहाँ चक्रवात, बाढ़, अकाल सब आते हैं। और सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित तमिलनाडु है क्योंकि ये समुद्र के किनारे है। 63 नंबर प्रश्न, भारत में अधिकांश लौह तथा अलौह खनिज किससे संबंधित हैं? देखिए लौह और अलौह खनिजों की बात करेंगे तो ये धारवाड़ क्रम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। निर्माण जो है धारवाड़ क्रम के खनिजों का जो है ये परतदार चट्टानों से हुआ है, और ये जीवाश्म नहीं होता, इसमें जीवाश्म रहित हैं। देश की लगभग सभी प्रमुख धातुएं इन्हीं चट्टानों में पाई जाती है। भारत के खनिजों के जो है भंडार के रूप में ये प्रसिद्ध है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें 98% हैं, 98% कोयला भंडार इसमें पाया जाता है गोंडवाना क्रम वाले में। और मछलियों और रेंगने वाले जीवों के अवशेष इसमें मिलते हैं, और आप जानते हैं इन्हीं इसे कोयले का निर्माण और पेट्रोलियम का निर्माण होता है जीवाश्मों से। विंध्य शैलें चूना पत्थर से बनी हैं। कोडप्पा चट्टानें जो है तांबा, मैग्नीज, लौह और अयस्क की खदानें इसमें पाई जाती हैं। यहाँ कोयला व जीवाश्मों का अभाव होता है।
और इसीलिए जो है यहाँ ये धातुएं पाई जाती हैं, धातुओं के अयस्क। प्राचीन से नवीनतम, यानी धारवाड़ सबसे प्राचीन, क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन है, फिर कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना और दक्कन ये। और मृदा अपरदन की समस्या जो है मालवा पठार की बहुत बड़ी एक समस्या है, ये याद रखिएगा। 64 नंबर प्रश्न है, काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा सही है? इन्हें रेगुर कहते हैं तो ठीक है, इसमें लोहा व चूना, लोहा, चूना व कैल्शियम, पोटास प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, भी सही है। कपासी मिट्टी, इसलिए चारों सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। कपासी मिट्टी इसी को कहते हैं कपास, क्योंकि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी यही होती है, काली मिट्टी। अन्य नाम बिना जुताई वाली मिट्टी या कपासी मिट्टी है, भुरभुरी होती है ये। निर्माण जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। यह महाराष्ट्र और कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। फास्फोरस, नाइट्रोजन व जैव पदार्थों की इसमें कमी होती है। उच्च नमी धारण क्षमता होती है और इसे परिपक्व मृदा भी कहते हैं। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी के में देखें तो जलोढ़ मृदा है, और सबसे अधिक क्षेत्रफल और विस्तार इसी का है, इसी पर सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। बांगर मिट्टी की बात करें तो पुनारी जलोढ़ मृदा है और जहाँ बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता। और खादर मिट्टी वो है जहाँ नवीन जलोढ़ मृदा है, तो बांगर, खादर, ये मिट्टियों की भी बात इसमें हो गई। इसको एक बार मिट्टियों का पूरा एक तरह से प्रश्न इसमें समाहित है, एक दो बार पढ़िएगा। 65 नंबर 65 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? नॉट मैच्ड है। जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश, ये तो सही है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, अभी बात हुई, सही है। लेटराइट मिट्टी बिहार, नहीं, लेटराइट मिट्टी बिहार में नहीं है, ये तो मैदानी क्षेत्र की है। लाल मिट्टी तमिलनाडु में, सही है। तो लेटराइट मिट्टी आसाम और अलग जगह, ऐसे जगहों पर पाई जाती है। और ये आप देखना, ये लाल मिट्टी है। और लेटराइट मिट्टी की बात करेंगे तो केरल, असम, मालाबार तटीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, कर्नाटक, इस जगह पाई जाती है। मानसूनी जलवायु या मौसमी वर्षा वाले क्षेत्रों की मृदाई से कहते हैं। लोहे का ऑक्साइड जो है लाल रंग का कारण है, कम उर्वरता वाली मिट्टी ये होती है। तो ये जो लेटराइट है, आपने अभी चित्र में देखा, एकदम लाल होती है, और ये लोहे के ऑक्साइड की वजह से है। नाइट्रोजन, फास्फेट, चूना और जैविक पदार्थों की इसमें कमी होती है। मुख्य फसलें जो कि इसमें होती हैं वो चावल, गन्ना, काजू, रागी है। क्षारीय मृदा, रेह, ऊसर आदि है, जिप्सम और पायराइट का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। जैसे रेह, ऊसर आदि है, उसको जो है एलिमिनेट करने के लिए जिप्सम और पायराइट का प्रयोग करते हैं। यूरिया का लगातार प्रयोग से जो है ये मृदा अम्लीय हो जाती है। जल धारण क्षमता का घटता क्रम जो है, सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता मृतिका, देन गाद, फिर बालू में होती है। और मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है चंबल की घाटी, क्योंकि घाटियों में क्या है कि नालियाँ बन जाती हैं और इसे मिट्टी पूरी कटती चली जाती है। इसको अवनलिका अपरदन भी कहते हैं। 66 नंबर प्रश्न है, ये कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जिनसे ये सुमेलन बताया गया। जैसे रिहंद परियोजना, रिहंद पे है, ठीक है। नागार्जुन बांध परियोजना, कृष्णा नदी, सही है। माता टीला, बेतवा, सही है। पोचमपाद परियोजना, कावेरी नहीं है, ये है गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी सही है। गोदावरी नदी पर है पोचमपाद परियोजना। देखिए, ये परियोजनाओं लगभग पूरी परियोजनाएं इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं दे दी गई हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध है हीराकुंड बांध है, 48 किलोमीटर्स का है, महानदी पर निर्मित है और घाट प्रभा बांध पर ये बना हुआ है, इसे घाट प्रभा बांध भी कहते हैं। भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर है, लाभान्वित राज्य से है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। रणजीत सागर परियोजना रावी नदी पर। तुलबुल झेलम, सरदार सरोवर नर्मदा और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान इससे लाभान्वित हैं। टिहरी भागीरथी पर है। देखिए, सरदार सरोवर, टिहरी, ये सब बहुत बार प्रश्न आते हैं। राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पर है। यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना, इसको याद रखिएगा, ये पूछ लेता है किस राज्य की परियोजनाएं हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये चंबल घाटी परियोजनाएं एमपी और राजस्थान की हैं। उकाई ताप्ती नदी महाराष्ट्र में, कोयना गुजरात में और रंगा नदी जो है अरुणाचल प्रदेश की परियोजनाएं हैं। इतनी परियोजनाएं एक जो है प्रश्न में आपने पढ़ लिया, एक दो बार देख लीजिएगा। 67वां क्वेश्चन है, 67 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं?
तो झारखंड, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो कोयला के लिए क्या प्रसिद्ध है? झारखंड प्रसिद्ध है। तो सबसे ज़्यादा झारखंड में, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में, इस तरह घटते क्रम में आप इसको कह सकते हैं। सर्वाधिक कोयले का उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ में होता है, फिर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, इस घटते क्रम में कहिए। उत्पादन कोयले का भंडार जो है झरिया सबसे ज़्यादा धनबाद में है, ये झारखंड में। वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत कोयला ही है, सबसे ज़्यादा अभी भी बना हुआ है भारत में। कोयला उत्खनन जो है चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चीन है। कोयले का 98% भाग गोंडवाना शैलों से मिलता है। लौह अयस्क की बात करें तो ये सर्वाधिक भंडार कर्नाटक में है और सर्वाधिक उत्पादक उड़ीसा है। तो भंडार कर्नाटक में लौह अयस्क के, और उत्पादन जो है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है। भारत की बात करेंगे तो लौह अयस्क का सबसे बड़ा चौथा उत्पादक है, और तांबे के उत्पादन में राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये घटते क्रम में आप इनको याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा राजस्थान तांबे के लिए, और फिर झारखंड, फिर मध्य प्रदेश। ये नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन कहाँ होता है, ये प्रश्न है। तो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन जो है, लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो कौन सा है? तो भैया ये आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश कहाँ है? ये डी नंबर है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए कुछ उत्पादन के और क्षेत्र देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। भारत में प्रथम स्थान जो है वो आंध्र प्रदेश का है अभ्रक में, दूसरा राजस्थान का है। विश्व में अभ्रक टंगस्टन उत्पादन और टंगस्टन उत्पादन में चीन प्रथम है। अभ्रक और टंगस्टन दोनों का चीन प्रथम है। हीरा उत्पादन में प्रथम जो है रूस। लौह अयस्क में प्रथम है ऑस्ट्रेलिया, और भारत में उड़ीसा प्रथम स्थान है लौह अयस्क में। बॉक्साइट में देखा जाए तो उड़ीसा और गुजरात ये प्रथम स्थान पर है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ होता है। जस्ता का लगभग 100% उत्पादन राजस्थान द्वारा होता है। तांबा में भी राजस्थान फर्स्ट है। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, देन उड़ीसा में। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा में। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है राजस्थान और कर्नाटक में है। टिन का उत्पादक सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ में है। भारत का खनिज हृदय जो है, भारत का खनिज हृदय भूमि, ये छोटा नागपुर पठार मायका। तो भारत का जो खनिज हृदय है, ये उपनाम इसको याद रखिएगा। भारत का खनिज हृदय भूमि जो है वो छोटा नागपुर पठार है, और इसमें मायका, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर और कोयला, लौह आदि सारे ढेर सारे अयस्क प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इसलिए जब आपको पूछा जाए कि भारत का खनिज हृदय कौन है, तो आप बताएंगे छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट, अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अंकलेश्वर जो है पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और भी देख लें उत्पादन के क्षेत्र। नवग्राम तेल क्षेत्र गुजरात में है। ये अलियाबेट द्वीप खंबात की खाड़ी में है, और अंकलेश्वर, कलोल, महसाड़ा, लुनेज, बारकोल, ये सब क्षेत्र हैं तेल के क्षेत्र। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत गए हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी, बायोमास, भूतापी, ये सब नवीकरणीय जो है ऊर्जा के स्रोत हैं। रिन्यूएबल जो है, और अनवीकरणीय जिसका रिन्यू नहीं हो सकता, एक बार ही उपयोग हो सकता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है। इसीलिए इन पर निर्भरता धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जो है जामनगर गुजरात में है, और ये रिलायंस समूह की है। कोयली रिफाइनरी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, गुजरात में है, और बरौनी बिहार और करनाल हरियाणा ये रिफाइनरीज हैं। हल्दिया जो है यानी गुजरात की बरौनी, और बरौनी बिहार में, कोयली गुजरात में, और करनाल हरियाणा में। हल्दिया ये पश्चिम बंगाल में है, और मथुरा उत्तर प्रदेश में रिफाइनरीज हैं। डिगबोई, नूनमाटी और नुमालीगढ़ ये असम में है, और नागपट्टनम जो है ये, और मनाली ये तमिलनाडु में रिफाइनरीज हैं पेट्रोलियम पदार्थों की। 70 नंबर प्रश्न है। 70 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन परमाणु संयंत्र राज्य से सम्मिलित नहीं है? देखिए, कलपक्कम जो तमिलनाडु में सही है, काकरापार ये गुजरात में ठीक है, कैगा कर्नाटक में सही है, रावत भाटा उत्तराखंड राजस्थान में है, उत्तराखंड में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो रावत भाटा जो है वो राजस्थान में है। एन्नोर तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, तारापुर ट्राम्बे ये महाराष्ट्र में है, और ये भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है तारापुर।
परमाणु शक्ति से विद्युत जो उत्पादन 1.7% हो रहा है कुल का। और कुडनकुलम ये परमाणु शक्ति स्टेशन है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन जो है वो थोरियम है और यूरेनियम उतना नहीं है, इसलिए यूरेनियम पर निर्भरता भारत की अन्य देशों पर ज़्यादा है। 71 क्वेश्चन है, 71 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट ये शिव समुद्रम में, ऑप्शन नंबर सी सही है, शिव समुद्रम पावर प्लांट है, जल विद्युत संयंत्र है। ये जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम की कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है और देश की पहली सफल परियोजना है। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र जो है ये सिद्रपोंग जल विद्युत संयंत्र है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान में है। सलाल जम्मू कश्मीर, शरावती परियोजना कर्नाटक, कोयना परियोजना महाराष्ट्र, टेहरी परियोजना उत्तराखंड। और जल विद्युत में अग्रणी राज्य जो है वो कौन सा है? कर्नाटक ही है और यहीं से प्रारंभ भी हुआ था जल विद्युत परियोजनाओं का। अगला प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न है, ये जो है भारत की प्रमुख शक्ति परियोजनाएं कौन सी हैं? तो कि ये जल आधारित, गैस आधारित, कोयला आधारित परमाणु। देखिए कोयला पर निर्भरता सबसे ज़्यादा है, इसलिए सी ऑप्शन सही उत्तर है। तो प्रमुख शक्ति परियोजनाएं कोयला पर ही आधारित हैं। कुल शक्ति उत्पादन कोयला आधारित परियोजनाओं का 50% है। कुल योजना कोयला उत्पादन का 70% इन्हीं परियोजनाओं में जाता है। पतरातु तापी परियोजना झारखंड में है, तलवार उड़ीसा में, रामागुंडम तेलंगाना में है, सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है। और तापीय शक्ति क्षमता की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश में टॉप 3 की बात करें तो ये है। नेक्स्ट है 73 नंबर प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ? देखिए उस समय भारत की स्थिति इतनी नहीं थी कि अकेले कर लें, तो संयंत्रों का निर्माण, इस्पात संयंत्रों का निर्माण, बहुत बड़े बड़े 3-4 संयंत्र बने, वो अलग अलग देशों के सहयोग से बना। ये प्रश्न लगातार आता है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है, बोकारो स्टील प्लांट, ये रूस के सहयोग से बना था। तो इन 3-4 संयंत्रों को आप जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न आते हैं। और ये बोकारो जो है झारखंड में है, रूस के सहयोग से 1964 में बना। भिलाई रूस के सहयोग से ही बना 1959 में, ये छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला संयंत्र जर्मनी के सहयोग से बना 1959 में ही, उड़ीसा में है। दुर्गापुर संयंत्र 1959 में ही बना, इंग्लैंड के सहयोग से, पश्चिम बंगाल में है। विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है। सलाम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में। हिंडाल्को बहुत प्रसिद्ध है, 1958 में रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। बाल्को 1965 कोरबा छत्तीसगढ़ में। नाल्को 1981 भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और सेल जो है SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है 1973 में स्थापित हुई। ये प्रश्न आता है। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना कहाँ स्थित है? तो पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री जो है अगेन गुजरात के जामनगर में है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और वहाँ अभी चर्चा हुई थी कि गुजरात में जो है जामनगर में रिलायंस की 2 बड़ी रिफाइनरीज हैं। रेल कोच फैक्ट्री की बात करें तो कपूरथला पंजाब में है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, जिसको DLW कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में। सूती वस्त्र की बात करेंगे तो अहमदाबाद और कोयम्बटूर ऊनी वस्त्र, अहमदाबाद, कोयम्बटूर और ऊनी वस्त्र जो है लुधियाना में। सूती वस्त्र अहमदाबाद और कोयम्बटूर में। तेल शोधन की बात करेंगे तो बरौनी और उर्वरक सिंदरी में। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में गुरुग्राम और हरियाणा है। हिंदुस्तान शिपयार्ड की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है और कोचीन शिपयार्ड केरल में है। अखबारी कागज़ के लिए नेपानगर टीटानगर में है, ये प्रसिद्ध है अखबारी कागज़ के लिए। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है, 75 नंबर प्रश्न। 75 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नॉट मैच्ड है, कोचीन प्राकृतिक पत्तन ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन एकमात्र मशीनीकृत पत्तन, ये भी सही है। कांडला ये ज्वारीय पत्तन, ये भी ठीक है। चेन्नई जो है सबसे गहरा, देखिए सबसे गहरा पत्तन चेन्नई में नहीं है, ये विशाखापट्टनम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें इसका सही जवाब होगा। चेन्नई जो है भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है और कृत्रिम बंदरगाह है, और जो है विशाखापट्टनम सबसे बड़ा
सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। बाह्य पतन की बात करें तो हल्दिया में है, मुख्य पतन का सहायक है ये। काकीनाडा पतन आंध्र प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह की बात करें तो कच्छ की खाड़ी में है और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। कोच्चि बंदरगाह से संबंधित तट जो है मालाबार तट है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ये प्रयागराज से हल्दिया, ये राष्ट्रीय जलमार्ग की तरफ इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब पत्तनों और जलमार्गों की बात एक प्रश्न में ढेर सारी हो गई है। नेक्स्ट, भारत का पहला 14 लेन एक्सप्रेसवे कौन है? तो भारत का पहला 14 लेन 4 लेन एक्सप्रेसवे कौन है? तो पहला 14 लेन एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली से मेरठ वाला। कुछ और एक्सप्रेसवेज की बात करें, ये तो 14 लेन पहला हो गया दिल्ली मेरठ। विश्व की सबसे ऊंची सड़क लेन लेह मनाली मार्ग है, रोहतांग दर्रे से होकर निकलती है। देखिए, सबसे ऊंची की बात करेंगे तो लेह लद्दाख के आसपास ही चीज़ें आएंगी, क्योंकि वहीं चीज़ें बनी हैं, तो ये दिमाग में रखिएगा। स्वर्ण चतुर्भुज, जिसको स्वर्ण त्रिभुज शहर जो है आगरा, दिल्ली और जयपुर हैं। ये मानचित्र में त्रिभुजाकार स्थिति में होते हैं, इसलिए इनको त्रिभुज कहा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है चारों मेट्रो सिटी यानी कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली को मिलाने वाली ये परियोजना है। कन्याकुमारी, ये श्रीनगर तथा पोरबंदर, सिलचर एक दूसरे से मिलन होता है झांसी में। तो ये कन्याकुमारी श्रीनगर और पोरबंदर सिलचर ये दोनों राजमार्ग हैं और इनका एक दूसरे से मिलन कहाँ होता है? झांसी में। यानी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ये दोनों हैं। कन्याकुमारी से श्रीनगर ये उत्तर दक्षिण गलियारा है, पोरबंदर से सिलचर ये पूर्व पश्चिम गलियारा है। ये दोनों गलियारे जहाँ मिलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं, याद रखिए। वाराणसी से कन्याकुमारी राजमार्ग जो है ग्रेट डेक्कन राजपथ कहा जाता है। सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है NH-27, याद रखिए। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई जो है महाराष्ट्र में है, देन उत्तर प्रदेश, देन राजस्थान में। और सर्वाधिक रेलवे लाइन भी कहाँ है? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही है। तो राजमार्ग सबसे ज़्यादा और रेलवे लाइन भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही है। नेक्स्ट, 77 नंबर प्रश्न है। तो कौन सुमेलित नहीं है? एक बार फिर से, ये यहाँ सुमेलन किसका है? जनजातियों का है, राज्यों से। तो भूटिया सिक्किम की है, सही है। टोडा तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। संथाल झारखंड की, एकदम सही है। भील जो है उत्तराखंड की नहीं है, भील है MP की। भील जो है मध्य क्षेत्र में होते हैं, तो मध्य प्रदेश की भील है। जौनसारी उत्तराखंड की है, सबसे बड़ी जनजात। थारू की बात करेंगे तो ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है और इसका जो अर्थ है थारू का है मदिरा पान करने वाला, यानी मदिरा पान करते हैं। लेप्चा और लिबास ये सिक्किम के हैं। कोल जो है छोटा नागपुर की जनजाति है। जारवा, सेंटलीज, ओंगे, सोमपेन ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां हैं। रेंगमा अंगामी नागालैंड की और कुकी मणिपुर की जनजाति है। मुंडा जो है झारखंड की है और ये प्रसिद्ध सरहुल त्यौहार मनाते हैं, ये याद रखिएगा। बिरहोर, तमरिया, उरांव, संथाल ये भी झारखंड के प्रमुख जनजातियां हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो मध्य प्रदेश में है। भील, गोंड, लंबाडी, बैगा ये मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। भील मध्य प्रदेश, राजस्थान में पाए जाते हैं और मीणा, भील, बंजारा ये राजस्थान में पाए जाते हैं। गोंड जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और खासी जो है मेघालय की प्रमुख जनजाति है। देखिए, इन जनजातियों को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, एक आध प्रश्न जरूर आ जाता है इससे। 78वां क्वेश्चन है, 78 नंबर प्रश्न है। 78 नंबर क्या प्रश्न है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? तो ब्लैक होल जो है इसकी जानकारी S चंद्रशेखर ने दी थी, जो कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, अमेरिकी। भारतीय अमेरिकी खगोलविद जो है चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ये ब्लैक होल इतना शक्तिशाली गुरुत्वीय क्षेत्र है, यह सबको खींच लेता है। प्रकाश भी इससे नहीं बच पाता, इसीलिए इसे दूरबीन से भी देखा नहीं जा सकता, पर क्योंकि प्रकाश को ही खींच लेता है। दूरबीन से देखने के लिए एक निश्चित स्थायी प्रकाश की जरूरत है। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। इस तारे के विस्फोट से निकली ऊर्जा सूर्य के अरबों साल के जीवन काल में निकली ऊर्जा से भी अधिक है। ये बात याद रखिए, ये है सुपरनोवा, एक मृतप्राय तारा है, यानी सूर्य की जो ऊर्जा अरबों साल में निकलेगी, तो अरबों साल की उस ऊर्जा से भी अधिक इसके विस्फोट से निकली ऊर्जा है।
कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण और विस्तृत ऊर्जा का क्षेत्र जो है, विस्तृत ऊर्जा निकलती है इससे। बिग बैंग थ्योरी क्या है? ये वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है, हालांकि इसको भी एक चुनौती दी जा रही है। प्रतिपादक इसके हैं जॉर्ज लेमेंटेयर, 1894 से 96 के बीच में ये प्रतिपादन हुआ। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 79 है, तारे का रंग किसका सूचक है? व्हाट इज द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स? तो ये सूर्य के ये उसके तापमान का सूचक है, तापमान से उसके रंग का पता चलता है। सूर्य की सतह का तापमान की बात करेंगे तो 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस है और इसका रंग पीला होता है। सूर्य के सतह का तापमान है। तारों में जो है सूर्य भी एक तारा है, इसलिए तारों या सूर्य में विकिरण की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। एक निश्चित आकृति वाले तारों का समूह नक्षत्र कहा जाता है। पृथ्वी की मंदाकिनी जो है दुग्ध मेखला या मिल्की वे या सर्किलाकार है। पृथ्वी और मंगल ये परिक्रमण काल और झुकाव में लगभग एक समान है, पृथ्वी और मंगल। सूर्य, इसीलिए पृथ्वी मंगल की बहन कहा जाता है मंगल को। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगा समय 8 मिनट 19 सेकेंड है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी वरुण की है और परिक्रमा में सर्वाधिक समय इसीलिए लेता है, सबसे ज़्यादा दूर है। सबसे कम दूरी जो है बुध की है और परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है, मात्र कितने? 88 दिन। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन है? तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है? शुक्र है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसे चमकदार ग्रह, चमकीला ग्रह भी कहते हैं, सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। और ये सबसे गर्म और चमकीला दोनों है। पृथ्वी की जुड़वा बहन आकार व द्रव्यमान में समानता के कारण कहते हैं इसको। शुक्र और बुध में का कोई उपग्रह नहीं है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। तो सबसे छोटा भी है, सूर्य के सबसे निकट भी बुध है। वर्ष में केवल 3 बार ये दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह जो है शुक्र है और पृथ्वी शुक्र एवं मंगल के मध्य में स्थित है। शुक्र एक तरफ मंगल पृथ्वी के है। सबसे मंद गति चलने वाला ग्रह मंगल है। सूर्य से ग्रहों की दूरी की बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। पृथ्वी से ग्रहों की दूरी की बात करेंगे तो शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये हैं दोनों की दूरी। नेक्स्ट है 81 नंबर प्रश्न, टाइटन किसका उपग्रह है? तो टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? ये पहली बात समझिए, शनि का है। तो सबसे बड़ा उपग्रह भी शनि का ही टाइटन है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वो शनि है, इसके 82 उपग्रह हैं। सबसे बड़ा टाइटन है। बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ये ग्रह है, यानी बृहस्पति के बाद शनि आकार में। बृहस्पति के वलय ये सिलिक से बने होते हैं और इसमें गैसें जो हैं अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम होती हैं। और मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य का चक्कर लगाने वाले पिंड जो हैं इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच ये बहुत बार प्रश्न आता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी तक चंद्रमा का प्रकाश आने में समय 1.3 सेकंड लगता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण ये पृथ्वी से 6 गुना कम है, वायुमंडली की अनुपस्थिति है। चंद्रमा से पृथ्वी पर लाए गए पिंड का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, केवल भार बदलेगा, क्योंकि द्रव्यमान m तो वही रहेगा लेकिन जी बदलेगा, इसलिए भार बदल जाएगा क्योंकि भार mg होता है। 82nd क्वेश्चन है, 82 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब। ये सतलज है जो कि भारत में नहीं है। देखिए ये सतलज है, भारत की ये यहाँ से निकली है, ये भारत की सीमा से यहाँ से सतलज निकली है, यानी चीन की सीमा में है, भारत से इसका उद्गम नहीं है। सतलज का उद्गम जो है राकसताल झील तिब्बत के पठार से है। शिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत के पठार से निकली अन्य नदियां जो है ब्रह्मपुत्र और सिंधु हैं।
सिंधु का उद्गम जो है कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू हिमनद से निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है। यह लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। सिंधु की बात हो रही है। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सबसे पश्चिमी तंत्र है। यदि आप मैप में भी देखेंगे तो ये आप देखिए कि जो ये इंडस है, देखिए ये सबसे लास्ट में आ रही है। इसके वाले झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये सारे हैं, ब्यास हैं। और सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो ब्यास, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब है। सिंधु के दाएं तट पर लेह स्थित है, जहां एशिया की सबसे ऊंची मौसमी वेधशाला है। सिंधु जल समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच, जो सिंधु नदी और झेलम व चिनाब के बीच 20% जल का उपयोग भारत करेगा, ऐसा भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। 83 नंबर प्रश्न है, इनमें से किन नदियों के स्रोत बिंदु एक हैं, लगभग एक ही के आसपास से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र और गंगा तो दूर से निकलती है, गंगोत्री से। सिंधु और गंगा अलग है, तापी, ब्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों यहीं से निकलती हैं, अलग अलग दिशाओं में होके जाती हैं लेकिन निकलती एक जगह से हैं। दोनों का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास है, तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र चेमायुडुंग हिमनद से और सिंधु जो है बोखरचू हिमनद से निकलती है, दोनों मानसरोवर के आसपास की हैं। ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम जो है तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और भारत में दिहांग व ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ये ब्रह्मपुत्र के नाम है। असम घाटी में यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करती है। प्रश्न आया भी था इसके पहले, माजुली द्वीप। तो ये असम घाटी में जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप निर्माण करती है। बांग्लादेश में जो है पद्मा से मिलती है। पद्मा बांग्लादेश में गंगा को कहते हैं, और पद्मा से मिलने के बाद बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी के पास है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? सुंदरवन डेल्टा। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में मानस, कपिली, बूढ़ी, धनश्री, लोहित, दिबांग और दिहांग हैं, ये इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है 84, इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अब भैया एशिया महाद्वीप तो सबसे बड़ा जानते हैं, लेकिन जब एशिया न दिया हो तो इसलिए अन्य को भी जानने की ज़रूरत है। तो सबसे इनमें से यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका में दक्षिण एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसलिए सबके बारे में याद रखिए, किससे कौन बड़ा है, कैसा है, अवरोही क्रम जरूर याद रखिए। तो अवरोही क्रम सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक 3 बड़े देश रूस, कनाडा और यूएसए हैं। रूस सबसे बड़ा, फिर कनाडा, फिर यूएसए। भारत का जो है 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अफ्रीका का सींग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती, इन्हें कहा जाता है। ये सींग के आकार की तरह जो है आते हैं नक्शे में। सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है और ये आर्कटिक महासागर में है। नेक्स्ट है द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? देखिए ये उपनामों से भी जाने जाते हैं स्थान। द्वीपीय महाद्वीप, आइसलैंड कॉन्टिनेंट, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ये द्वीप भी, महाद्वीप भी और देश भी सब है। ऑस्ट्रेलिया जो है धरती का अंत कहा जाता है। इसके बाद महासागर आर्कटिक है। आर्कटिका सफ़ेद रेगिस्तान और गतिशील रेगिस्तान इसे कहा जाता है। अफ्रीका अंध महाद्वीप कहा जाता है। उपनाम है, इनको याद रखिए। उत्तर अमेरिका को नई दुनिया, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप, एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप और भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। यूरोप को विषमताओं का महाद्वीप, प्रायद्वीपों का महाद्वीप, आधुनिक सभ्यता का केंद्र ये कहा जाता है। तो इन उपनामों को याद रखें। नेक्स्ट है अफगानिस्तान की सीमा किस देश के साथ उभयनिष्ठ नहीं है? तो अफगानिस्तान की सीमा रूस, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। देखिए इन तीनों से तो सुमेल है, लेकिन रूस से अफगानिस्तान की सीमा नहीं मिलती है। इसके पड़ोसी देश अफगानिस्तान के भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चीन और ईरान है। विश्व का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश जो है वो कनाडा है। रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा भारत बांग्लादेश, डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान, हिंडनबर्ग जो है जर्मनी, पोलैंड और मैगिनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच है। ये अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं। नेक्स्ट है विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है?
तो ये प्रश्न कुछ साधारण है। विश्व का चीनी का कटोरा बहुत बार पूछा गया है। शुगर बाउल क्यूबा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और कुछ देखिए उपनाम। क्यूबा का हवाई द्वीप गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में विश्व में प्रथम है। पूर्व का मैनचेस्टर अमेरिका, ओसाका जापान को कहा जाता है। पश्चिम का द्वार इस्तांबुल तुर्की, इसका 98% भाग एशिया और 2% यूरोप में है। पश्चिम का द्वार कहा जाता है इस्तांबुल को। और सूर्योदय का देश जापान, अर्धराष्ट्र के सूर्य का देश नॉर्वे, डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन, झीलों का देश फिनलैंड, राजाओं की घाटी मिस्र और झुकी मीनार पीसा में है। ये उपनाम याद रखें। 88 नंबर प्रश्न है। 88 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, लार्जेस्ट डेजर्ट कहाँ है? तो आप जानते हैं ये सहारा है। ऑप्शन नंबर ए है। और ये सहारा अफ्रीका में है, ये वाला। और ये उत्तर अफ्रीका में पड़ेगा। कालाहारी की बात करें यहाँ तो ये रेगिस्तान, पूरे रेगिस्तानों की बात होगी। दक्षिण में अफ्रीका में, नामीबिया, बोत्सवाना में फैला हुआ है। गोबी बहुत प्रश्न आता है, मंगोलिया व चीन में। थार भारत का है और पाकिस्तान का। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी मरुस्थल है। गिब्सन है ऑस्ट्रेलिया में। काराकोरम तुर्कमेनिस्तान में। सोनोरन यूएसए का। मरुस्थल जो है क्या है, या जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम हो। तो ये याद रखें कि मरुस्थल की परिभाषा है 25 सेंटीमीटर से जहाँ वर्षा कम हो वर्ष में। और पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र जो है अटाकामा मरुस्थल है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र माना जाता है। 89 नंबर प्रश्न है। तो ये है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ये लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है। किसको? स्ट्रम्बोली को कहा जाता है। याद रखिए कि बहुत बार प्रश्न आया है। तो स्ट्रम्बोली जो है ये लिपारी द्वीप इटली में है। क्राकाटोआ इंडोनेशिया में है, एक बार प्रश्न आ चुका है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी है, इक्वेडोर दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी बात करें तो एकांकागुआ, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का है। अब भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये प्रश्न भी आया था, बैरन आइलैंड मध्य अंडमान में है। बैरन जो है ज्वालामुखी है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी की लाइव हवाई द्वीप अमेरिका में है। ये है सक्रिय ज्वालामुखी, ये हवाई द्वीप अमेरिका में है। मौना लोआ हवाई द्वीप ये जो है यूएसए में है। ये नहीं, मौना लोआ हवाई द्वीप में है, जो है यूएसए में जो कि है ये, और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखियों के विषय में ये प्रश्न था। 90 प्रश्न है, इसके बाद 90 नंबर प्रश्न, इसके बाद 10 और प्रश्न होंगे। कौन सा ब्लू नदी का स्रोत है? तो ब्लू नदी का स्रोत जो है टाना झील है। यहाँ से ब्लू नदी निकलती है। श्वेत नदी, ये उद्गम इसका विक्टोरिया झील अफ्रीका है। उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम के पास दोनों मिलकर नील नदी जो है बनाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन जो है अमेजन बेसिन है, दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक देन, फिर हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिक है और आर्कटिक है, ये अवरोही क्रम में है। लवणता जो है सर्वाधिक वान झील की है, तुर्की में 330% है। अमृत सागर की 239% है। बरमूडा त्रिभुज, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, त्रिभुजाकार क्षेत्र है। फ्लोरिडा, बरमूडा, प्यूर्टो रिको द्वीपों के मध्य है और ये एक त्रिभुज है, ट्रायंगुलर शेप में ये तीनों हैं। नेक्स्ट है 91 नंबर प्रश्न है। कौन सी झील विश्व की प्राचीनतम है तथा सबसे गहरी? तो सबसे गहरी झील आप बैकाल झील जानते हैं, और ये सबसे प्राचीन भी है, याद रखिए बैकाल झील है। और ये जो है साइबेरिया रूस में है। पर्ल ऑफ साइबेरिया इसको कहा जाता है, बैकाल झील को। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर है, खारे पानी की झील है। 1000 झीलों का देश, लैंड ऑफ 1000 लेक्स, ये फिनलैंड को कहा जाता है। ये प्रश्न उपनाम एक बार आ चुका है पहले। अगला प्रश्न है 92 नंबर प्रश्न है। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली परत कौन हो? तो ये सबसे निचले देखिए ये वाली है क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर ये है, फिर स्ट्रेटोस्फियर, मेटोस्फियर लाइन से ऊपर है। तो सबसे नीचे क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर है।
और क्षोभ मंडल जो है परिवर्तन मंडल है, यहाँ ऊंचाई अक्सर परिवर्तन होते रहते हैं वातावरण में। औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर है और मौसमी घटनाओं का यह क्षेत्र है। समताप मंडल ये ओजोन परत है, वायुयानों की उड़ान के लिए सबसे सेफ जगह है क्योंकि यहाँ मौसम में फेरबदल नहीं होता। समताप मंडल, तो वायुयानों की उड़ान के लिए जो ये प्रश्न आता है तो आप बताएंगे समताप मंडल है, समान ताप वाला और समान मौसम वाला। आयन मंडल जो है इसके बाद है, पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगें जो है रेडियो तरंगों से आयन मंडल जो है बचाता भी है, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे। पांचवा मंडल है बाह्यमंडल, ये एक्सोस्फीयर कहा जाता है। दीर्घ रेडियो तरंगे परिवर्तित होते हैं ये आयन मंडल से। ये पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगों वाला ये आयन मंडल है। तो रेडियो तरंगों से आयन मंडल जो है एसोसिएटेड है। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। वायुमंडल में स्माग धुंध के कारण जो है क्या है, नाइट्रोजन था, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये इससे जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित दिल्ली और एनसीआर का क्षेत्र पूरा होता है। सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल जो है पक्षाभ स्तरीय होते हैं और ये चक्रवात के आने के सूचक भी हैं। नेक्स्ट है 93वां प्रश्न है, कौन सा चक्रवात किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया जो से विली ऑस्ट्रेलिया से, टाइफून चीन से, सही है। भारत में चक्रवात साइक्लोन अमेरिका में साइक्लोन नहीं, इसको हरिकेन कहते हैं, तो हरिकेन से अमेरिका रिलेटेड है। तौकते तूफान अरब सागर का है। टॉर्नेडो वैली मिसिसिपी मैदान अमेरिका, ये टॉर्नेडो चक्रवातों के कारण है। चक्रवात का केंद्र जो है कम दबाव का क्षेत्र होता है, इसे आई कहा जाता है, आँख। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखोयास्क है। विश्व का सर्वाधिक सूखा ग्रस्त क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का, इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है क्योंकि आर्द्र शीत ऋतु शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है जैसे कि भारत में होती है, यानी ऋतु की भारत से समानता है। भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य क्या है, ये भूमध्य सागर के चारों ओर उपोष्ण कटिबंध में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य है, महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ होता है, तो ये जलवायु भूमध्य सागरीय है। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं एशिया महाद्वीप में, ये बड़ा भी है और लगभग कई अक्षांशों और उससे मिला जुला है, इसलिए सभी प्रकार के जलवायु और कटिबंध यहाँ पाए जाते हैं एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन, कौन से शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते, यानी उत्तरी में पाए जाते हैं? पंपाज, प्रेयरीज, डाउन्स, वेल्ड्स। देखिए प्रेयरीज, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रेयरीज ये दक्षिणी गोलार्ध में, ये नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध में है, ये ऊपर वाले उत्तरी, तो प्रेयरीज कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। शीतोष्ण घास के मैदान जो है प्रेयरीज यूएसए कनाडा में है, उत्तरी गोलार्ध में है। पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज एशिया यूक्रेन रूस, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान सवाना अफ्रीका के हैं। नेक्स्ट, टैगा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो टैगा वन जो है समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी है। अन्य नाम जो है शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन है। कुल वनों का सर्वोच्च प्रतिशत इन्हीं का है। उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी भागों में पत्तियां नुकीली और कोरधारी होती हैं इन वनों की। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ये भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र हैं और एशिया में पाए जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन है यह साल, शीशम, आंवला, महुआ आदि के वृक्ष हैं। विश्व में सबसे बड़े घने वन है जो ब्राज़ील में है, सदाबहार वन है या सेल्वा वन है। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला पहला देश नॉर्वे था। आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भगवान पुष्प प्रतिबंध, ये आप छोड़ दीजिए, गड़बड़ हो गया है। एक पेड़ के पास अनिवार्यता होती है जड़, यानी तने, पत्तियां, इन सब से जो है पेड़ हो सकता है लेकिन जड़ बिना नहीं हो सकता, तो जड़ इम्पॉर्टेंट है, ये अनिवार्य होती है। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन, 96 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पिग्मी कांगो बेसिन सही है, अंगामी नागालैंड सही है, एनू जापान सही है, खिरगीज
ये है किर्गिस्तान, मध्य एशिया से संबंधित है, सूडान से संबंधित नहीं है। तो किर्गिस्तान मध्य एशिया संबंध है। बुशमैन जो है ये कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका का है, बहुत बार प्रश्न आया है। मसाई केन्या में, पापुआ न्यू गिनी में, बद्दू अरब में, एस्किमो अलास्का एवं उत्तरी कनाडा में, लैप्स टुंड्रा प्रदेश बराबर मोरक्को, बेद्दा श्रीलंका और निग्रिटो कांगो बेसिन से संबंधित हैं। इनको एक दो बार पढ़ लीजिए। विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो सबसे बड़ी पोतवाहक नहर की बात करेंगे तो ये और कोई नहीं बल्कि स्वेज नहर ही है, और ये लाल सागर और भूमध्य सागर को दोनों को जोड़ती है। तो स्वेज नहर सबसे बड़ी जो है औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, व्यापारिक दृष्टि से। लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य लंबाई 165 किलोमीटर है, चौड़ाई 60 किलोमीटर है। सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक महासागर कनाडा और यूएसए के पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। सू नहर जो है ये सुपीरियर एवं यूरिन झीलों को जोड़ती है, उत्तर अमेरिका की है। सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाह शंघाई चीन का है, और जो है सिंगापुर का, शंघाई चीन सिंगापुर। और विश्व का काफ़ी बंदरगाह सेंटोस है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 98 नंबर प्रश्न है, इसके बाद 2 प्रश्न और बचेंगे, पूर्ण कर लीजिए। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका जवाब आप दे पाएंगे ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। और अवरोही क्रम में देखा जाए सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में कॉफ़ी, देन वियतनाम, फिर कोलंबिया और इंडोनेशिया में। चाय का सबसे बड़ा निर्यातक जो है वो चीन, देन श्रीलंका, फिर केन्या घटते क्रम में। गेहूं तथा चावल, तंबाकू, सूती रेशमी वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है चीन का है। इन सब में गेहूं, चावल, तंबाकू, सूती रेशमी वस्त्र के उत्पादन में। लंबे रेशे की कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक यूएसए है। कपास व दूध का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। और स्वर्णिम त्रिभुज क्या है? ये अफीम उत्पादन है, तो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का एक ट्रायंगल है जहाँ इसको स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है अफीम उत्पादन के लिए। और प्राकृतिक रबर का उत्पादक सबसे बड़ा थाईलैंड है। नेक्स्ट है 99वां क्वेश्चन है, किस देश में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया ही है, बिल्कुल सही है, डी सही है। ऑस्ट्रेलिया से हमारे देश की संधि भी है इस मामले में। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, फिर कजाकिस्तान, फिर कनाडा में है। यूरेनियम अयस्क का निक्षेप जो है कनाडा में सर्वाधिक है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक जो है ऑस्ट्रेलिया है, और एल्यूमिनियम धातु का भी यह अयस्क है, आप जानते हैं। हीरा का सर्वाधिक उत्पादक रूस है, फिर बोत्सवाना है, फिर कनाडा है। हीरा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध किम्बरले, ये दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केप प्रांत की राजधानी है किम्बरले। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मेक्सिको, पेरू और अंत में चीन है, ये घटते क्रम में। सफ़ेद कोयला जल विद्युत को कहा जाता है, याद रखिएगा, उपनाम है इसका। टाइटेनियम का शीर्ष उत्पादक जो है चीन है, टाइटेनियम के लिए चीन प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है, 100वां प्रश्न है, सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है? तो भैया सऊदी अरब को मत लगाइएगा, अक्सर तेल वहाँ उत्पादन की बात होती है। सर्वाधिक उत्पादक जो है वो यूएसए है, अमेरिका है, ये याद रखिएगा। अब अवरोही क्रम में देखेंगे तो यूएसए सबसे ज़्यादा, फिर सऊदी अरब, फिर रूस, कनाडा, इराक, कुवैत, ये हैं। सर्वाधिक तेल भंडार वेनेजुएला में है, फिर सऊदी अरब में है, कनाडा में है, ईरान में, इराक में। तो आप देखिए उत्पादन सबसे ज़्यादा यूएसए कर रहा है, लेकिन वेनेजुएला और सऊदी अरब और कनाडा इनके पास सर्वाधिक तेल भंडार है। तो भंडार में वेनेजुएला, सऊदी अरब आगे हैं। और अवरोही क्रम में यदि उत्पादन में देखें तो ये यूएसए और सऊदी अरब। तो साथियों, आपने देखा कि आपके काम के ढेर सारे क्वेश्चंस आप हमारे ख्याल से 100 को आप ज़्यादा नहीं तब भी 1000 प्लस क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात यदि आप देखेंगे तो आपके साथ हो गई है। इसलिए बहुत ध्यान से 1-2 बार इसको देख लीजिए। परीक्षा आपकी प्रारंभ होने वाली है, इसके पहले इसको ज़रूर देख के जाइए। हर परीक्षार्थी से ये बात कर रहे हैं कि इसको देख के ज़रूर जाइएगा, इससे प्रश्न मिलेंगे। समाधान द सॉल्यूशन को आप लाइक कर दीजिए, उन बच्चों के साथ शेयर करिए जो परीक्षा की तैयारी SSC की कर रहे हैं। और
बिल्कुल अपने ऊपर विश्वास मैं फिर कहूँगा कि बनाए रखिए। जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो निश्चित है कि आपके ऊपर विश्वास भगवान भी करेगा और आप सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।